चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल से शुरुआत करता हूँ। 6x प्लस 51y इक्वल टू 22। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वही है जो कल हमने पढ़ा है, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है। क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पूछ रहा हूँ। अरे भाई हाँ ना तो बोल दो कम से कम। यस सर। कैसे करेंगे? सर वो जीसीडी वाले मेथड से। हाँ, सबसे पहले क्या होना चाहिए? 6 और 51 का जीसीडी 1 होगा और 1 डिवाइड्स 22। अच्छा, जीसीडी ऑफ 6 और 51 क्या 3 हो सकता है? 3s का जीसीडी। ठीक है। क्या 3 22 को डिवाइड करता है? नो सर। तो this question has इतना ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। भूलिएगा मत जो मिस्टेक कर रहे हैं छोटी छोटी आप लोग। अगर आपके पास जीसीडी ऐसा आ रहा है जो डिवाइड ही नहीं कर रहा है सी को राइट साइड, तो हो गया, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर है ना? अब ऐसे सवाल दोबारा कराने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, यस चलिए यस सर। करते हैं सॉल्व। मुझे लगता है आपको एक आध सवाल आज इसको हम पूरा करेंगे। लीनियर डायफेंटाइन का आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 वेरिएबल में भी 3 वेरिएबल में भी, जो भी है सारा पोर्शन। आज के बाद आज बहुत दिनों बाद हमारे प्रिंसिपल साहब भी आए हैं हल्द्वानी से, तो अभी बुला रखा है, तो दिन में शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ दूसरी वाली। और दूसरी बात यह है कि परसों मुझे एमएससी 4th सेम का वाइवा लेना है, कहीं जाना है, तो इसलिए कल मैं जर्नी पे रहूंगा। तो कल परसों संडे मंडे से ही हो पाएगा। क्या करें? मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन अब मजबूरी भी है। आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं आपके कॉलेजेस में नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इसको करते हैं, चलिए इसे कैसे किया जाए। ये है ना, इसको कंप्लीट 8 सवाल कर देता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले बच्चों क्या करूं? जीसीडी ऑफ 56 और 72 क्या होना चाहिए? आप लोग बहुत टाइम है। अरे भाई, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, कोई और भी हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। ये तो मैंने डायरेक्ट तुक्का मारा। अगर ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो वैसे करो यार। 1 इंटू 56 प्लस बोलो भाई कितना आना चाहिए। 12 में से 6 दिया तो 6 ही आएगा, 6 में से 5 दिया तो आएगा। ठीक है ना? नहीं, अब क्या करूं? 48 56 कितना होता है? 8 8 और 16 2 इंटू 8 प्लस 0। ठीक है। अगर वो तो डायरेक्ट मेथड था, अगर आपको ये मेथड ऐसे पसंद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। तो 8 है जीसीडी, और यहीं से बच्चों पहला सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कैसे? नाउ
यहाँ पर ये तो लिख ही लो यार, फिर जब इतना कर दिया तो 72 और 56 का GCD 8 आ गया। 8 इक्वल टू 56 माइनस 3 इंटू 16, 56 माइनस 3, 16 की जगह क्या लिखूँ, 72 माइनस 1 इंटू 56, 56 माइनस 3 इंटू 72 प्लस 3 इंटू 56, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 56 प्लस माइनस 3 इंटू 72 इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या थी ऊपर, देखो बच्चों इक्वेशन थी 56x प्लस 72y इक्वल टू 40, ठीक है, ये थी। और हमारे पास है 56 72, तो ठीक है। मैं क्या करना चाहिए मुझे, ऐसे सर 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा 40, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 20 टाइम्स 56 प्लस 5 से कर रहे हैं तो माइनस 15 टाइम्स 72। आप इसे 1 मान ले रहे थे उस समय, तो आप इसे 2 मान लीजिए। तो अब दोनों इक्वेशन देखिए बच्चों, आपको क्या लगता है 56 के साथ दिस इंप्लाइज 56 के साथ जो है वो 8 से है, तो यहाँ क्या है 56 के साथ 20, तो x इक्वल टू 20, और 72 के साथ जो है बच्चों वहां y है, यहाँ 72 के साथ क्या है -15 इज अ सॉल्यूशन। क्लियर है, मतलब आप इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड डिग्री ही जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व किया करते थे BSc 2 वाले बच्चों के साथ, तो सेकेंड डिग्री में एक आध वो होता था जहां पहले एक पर्टिकुलर निकाल लो यार, और उसकी मदद से उसे u मान लो, फिर u इंटू बी करके बाकी निकालते थे। याद आ रहा है BSc वालों को? यस सर। सर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स था क्या ये? हाँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी उसी चैप्टर का हिस्सा है, शाबाश। हाँ वो भी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसका एक पार्ट है, उसमें 7-8 टाइप वैरायटी हैं, उसमें से एक पार्ट काफी महत्वपूर्ण वो भी है जो आप कह रही हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जहां आप कांस्टेंट्स को ए बी टाइप का मान लो और उन ए बी को एक्स और वाई के फंक्शंस मान लो, बेसिकली एक्स के। अच्छा यार ये मेरे पास हो गया, अब क्या करूं, इक्वेशन यहां लिख रखी है मैंने ताकि आपको दिखे। तो भाई इस सवाल के हिसाब से जहां पर a है, आप ये देख रहे होंगे जहां a लिखना होता है वहां 56 है, जहां b लिखना है वहां 72 है, जहां c लिखना है वहां 40 है, और जहां d लिखना है GCD मतलब वो 8 है। ये डेटा आपके पास है। तो फिर बाकी सॉल्यूशन कैसे लिखते थे बच्चों, याद आ रहा है? नाउ अदर सॉल्यूशंस विल बी अरे एक्स इक्वल टू क्या था, इसको एक्स नॉट वाई नॉट मान लो यार, एक सॉल्यूशन को एक्स नॉट, हाँ जी, +b/d प्लस बी अपॉन डी टाइम्स कोई टी जहां टी इंटीजर होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 20, बी ऊपर लिखा है 72 अपॉन टी 8, तो 9 हो गया सीधे, 90 टी इंटीजर है, और वाई नॉट माइनस ए अपॉन डी, तो -15 माइनस ए अपॉन डी 70, टी ऐसा होना चाहिए जो एक साथ सेटिस्फाई करे दोनों को। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है। इसने लिखा ऑल सॉल्यूशन लिखा है, 2.4 का सेकंड है, एक मिनट मैं देख लूँ यही आ रहा है, और क्योंकि अब तो टी कुछ भी रख दो इंटीजर, ये सब इंटीजर ही आएगा हमेशा, तो इससे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए।
2.4 में हमारा सेकेंड था 20 + 90 और -15 -70, ठीक हो गया। यही आंसर है इसमें। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिले? इनफाइनाइट। हाँ, इस बार इनफाइनाइट हो गया बच्चों, क्योंकि कल जो एप्पल मैंगो ऑरेंज वाला सवाल था उसको व्यावहारिक है, क्योंकि उनकी संख्या नेगेटिव में नहीं हो सकती। लेकिन ये तो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करो कह दिया, बस इतना था। सॉल्व दिस। तो प्लीज आप एग्जाम में ध्यान रखिए कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। पॉजिटिव अगर पूछा जाता है इसके कि पॉजिटिव सॉल्यूशन बताइए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में दिस सिस्टम, पहले तो ये बता देते हैं, दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब क्योंकि टी कुछ भी रखिए, एक्स और वाई हमेशा इंटीजर आएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इफ इट इज आस्क्ड दैट एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, वाई मस्ट बी पॉजिटिव, माना ऐसा कह देते, तो फिर हम सोचते देखते हैं हाँ फिर क्या होता है। देन 20 प्लस, हेलो, हाँ जी नमस्कार, आप बॉटनी डिपार्टमेंट से ले जाइए प्लीज, मेरी क्लास चल रही है ना। ठीक, मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है। 70 लेस देन -15, दोनों होने चाहिए नहीं? तो अगर पॉजिटिव पूछा जाता तो कैसे करते, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो t किससे बड़ा होना चाहिए? -20/9 से, और t छोटा किससे होना चाहिए? -15/7 से। रियल लाइन पर जरा देखिए तो प्लीज, ये हुआ t ग्रेटर देन -2 पॉइंट कितना हुआ भाई? 18 19 एंड t लेस देन माइनस, ऐसा आ जाएगा। अब रियल लाइन पर देखिए, ये 0 है, ये -2.1 जो भी है, ये -2.2 टाइप का आ रहा है, इससे बड़ा और इससे छोटा, और t इंटीजर भी होना है। क्या पॉसिबल है? यस सर। नो सर। -2 भी इधर ही आएगा यार, कहाँ कर रहा हूँ मैं? -2.1 -3, इसका पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन अगर पूछा जाता तो नो सॉल्यूशन लिखना पड़ता है अभी। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? देखो भाई, t इंटीजर भी होना है, t -2.2 से बड़ा भी होना है, -2.1 टाइप का जो भी है उससे छोटा भी होना है। तो इनके बीच में इंटीजर कहाँ से आ जाएगा? बाकी लोग समझ पा रहे हो नहीं? यस सर। यस सर। हाँ जी, अगर ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती, एक्स और वाई कुछ आम अमरूद केले टाइप का कुछ सवाल होता, तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाता, जबकि यहाँ पर जीसीडी भी मिल रहा था, डिवाइड कर रहा था, तब भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में नहीं हो पा रहा है। हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे इसके। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ और बेहतर बनी होगी। और जो फॉर्मूला है, थ्योरम गलत नहीं है बच्चों, थ्योरम इंटीजर सॉल्यूशन के लिए बनी है, तो इंटीजर सॉल्यूशन तो आ ही रहे हैं ना इसके।
तो इनफाइनाइट इंटीजर सॉल्यूशन। अच्छा सर हाँ जी। सर ये जो नोट वाले में इसमें हमने लिखा नो सॉल्यूशन, लेकिन जब हमने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में पर तब हमें x नॉट इक्वल टू 20 और y नॉट इक्वल टू -15 तो मिला था, तो वो तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही इस इक्वेशन का। नहीं नहीं, नो सॉल्यूशन का मतलब केवल वो सॉल्यूशन जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो रहा था ना, वो ओके नहीं। सर। इंटीजर सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है बेटा, उनमें से एक ये भी था। जो जेसीडी आपको दे देता है एक सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी इंटीजर सॉल्यूशन है, ये वाई नेगेटिव है। मैं कह रहा था जैसे ना कभी मान लो आप कोई भी करें कि भाई कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं क्लास में, और उससे रिलेटेड मैंने सवाल बनाया और लास्ट में सॉल्यूशन 20 और -15 आया, तो आप समझ रही होंगी कि ये प्रैक्टिकल मैंने -15 को किस संख्या को बता रहा है फिर। यस सर। हाँ, तो मैं ये करता रियल लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अधिकतर, वहां ये मैच नहीं कर पा रहा है। इंटीजर सॉल्यूशन तो दे रहा है इनफाइनाइट, लेकिन उसमें ये होगा कि आप भी गौर करिएगा, इसमें मतलब ये होगा कि या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या एक नेगेटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव वाला मिल ही नहीं रहा है। दोनों पॉजिटिव ट्राई किया तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि अगर सवाल आया कि नेचुरल नंबर के सॉल्यूशन बताइए तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। हाँ जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ अ कॉक, बटन का क्वेश्चन है, इज वर्थ 5 coins, a hen 3 coins, and 3 chickens, together 1 coin, then how many cocks, hens, and chickens total in 100, टोटल 100 होने चाहिए, मतलब कैन बी बॉट फॉर 100 coins। ठीक, अच्छा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी हद तक वैसा ही है जैसा मैंने पूछा भी था ना उस दिन 100 सीटों वाला जो आप लोगों ने किया था। एक मुर्गा 5 सिक्के में आ रहा है, मतलब 5 रुपए मान लो, चलो छोड़ो, अब कॉइन उनने यूनिट ऐसी बना दी थी, बटन से आपकी किताब किसी भी देश में बिके चलेगा, अगर वो पाउंड स्टर्लिंग में कहते तो ब्रिटेन में ही बिकती। कॉक मुर्गा जो है 5 रुपए का है, मुर्गी 3 रुपए की है, और 3 जो छोटे बच्चे चूजे होते हैं जो हमारे यहाँ बोलते हैं, वो 1 रुपए के 3 है। अगर आपको ये टोटल खरीदने हैं और टोटल इनकी संख्या 100 होनी चाहिए और हमारे पास 100 ही रुपए भी हैं, तो बताओ कितने मुर्गे खरीदे जाएंगे, कितनी मुर्गियां, कितने छोटे चूजे। क्या सवाल समझ में आया हर बच्चे को? यस सर। Yes, sir. यस सर। लगभग वैसा सवाल है या नहीं? यहां भी 100 सीट, 100 रुपए में 100 ही खरीदने हैं। उस दिन भी ऐसा ही कुछ पूछा था मैंने, उसे आप अब इस मेथड से करिएगा। पिछली बार आप में से कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन किया था, मुझे अच्छा भी लगा, आंसर भी भेजा आपने, 5 या 6 बच्चों ने मुझे भेजा था और सही करके भेजा, लेकिन वहां ट्रायल एंड एरर मेथड था। अब आपके पास प्रॉपर मेथड है, ठीक है। अब मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉक्स
बी एट्स, फिर क्या है, हैंस बी वाई एंड चिकन्स बी जेड। ठीक हो गया सर। तो फिर इनकी जो संख्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो 100 है। ठीक है ना, ये ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, एक मुर्गा कितने का है? मान लो 5 कॉइन का। कितने मुर्गे खरीदे गए हैं? एक्स। एक 5 का है तो एक्स इनकी कीमत 5x। 5x। अब मुर्गियों के बारे में सोचो, एक मुर्गी 3 रुपए की है, 3 कॉइन की है, ऐसा सोच लो। ये तो वाई मुर्गियां हैं। 3y। ठीक, अब 3 जो छोटे बच्चे हैं वो 1 रुपए में आते हैं, तो एक कितने में आएगा? 1/3 रुपए में। 6z/3। हाँ, z/3। और ये भी कितने रुपए में होने चाहिए? टोटल इनकी सबकी लागत कॉस्ट मिला के 100 ही रुपए होनी है। सारे बच्चे समझ पाए? यस सर। Yes, ऐसा sir. यस सर। ये फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन हमें दिक्कत करेगा इंटीजर के बजाय। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 15x प्लस 9y प्लस जेड इक्वल टू 300। ठीक बच्चों, अगर मैं इक्वेशन 2 और 1 को 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो z हट जाएगा और मेरे पास x और y में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं x और y सॉल्व कर लूंगा तो वो इनमें रख के z भी निकाल ही लूंगा फिर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 15x 14x 9y 8y इक्वल टू 200। डिवाइड कर लें, थोड़ा छोटा बना देते हैं। 14 7x 2 से डिवाइड कर लो प्लस 4y इक्वल टू 100। थर्ड, मुझे अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैं यहाँ से सोच रहा हूँ। और इस बार आप गौर करिएगा, मुझे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर में चाहिए। अभी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, IMSC के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आता ही होगा समझ। तो अब जीसीडी निकालते हैं 7 और 4 का। तो लो जी, 1 इंटू 4 प्लस 3, 4 का 3, 1 इंटू 3 प्लस 1, 3 का 1 इंटू 3 प्लस 0। वैसे भी मालूम था तुम्हें, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया। सो 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू 3, 4 माइनस 1 इंटू 3 की जो पर 7 माइनस 1 इंटू 4। क्यों भिड़ाएं, सीधे सीधे प्रोसीजर से कर लो, झंझट ही खत्म। 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 ये है, 8 4 ये है, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 1। तो 4 और 7, तो 7 को पहले ले आते हैं क्योंकि 7 ऊपर इक्वेशन 3 में पहले 7 था, तो ऐसे लिख लेता हूँ। सो माइनस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, चलो जो भी, इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 3 जैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? Hundreds multiply. 100 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो माइनस 100 इंटू 7 प्लस 100 से किया है तो 200 इंटू 4 इक्वल टू 100। अब आप देखिए इक्वेशन 3 में x और y क्या रखें कि 4 बन जाए। दिस इंप्लाइज 7x था यहाँ 7 के साथ जो है उसको x समझो, तो इसको x0 ले लो पहला, तो x0 हो गया -100 और y0 200 आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3। ये पर्टिकुलर है और अभी माइनस में आ रहा है, परेशान मत होइएगा, अभी पॉजिटिव ले आएंगे हम। सो x इक्वल टू x0 प्लस था ना,
Yes, sir. Yes, sir. तो -100 प्लस बी अपॉन डी। तो बच्चों यहाँ पर एक बार लिख ही देते हैं, ए बी डी क्या है, बी क्या है, आपके पास 7x था, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7x प्लस 4y इक्वल टू 100 था। तो ये ए हुआ, ये बी, ये सी, डी तो 1 हुआ, तो फिर बी मतलब 4t, और y कितना, y नॉट माइनस ए अपॉन डी टाइम्स टी। तो y नॉट आया था 200 माइनस ए 7t। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। नाउ अब आप खुद सोचिए, x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। तो ये आ जाएगा -100 प्लस 40 मस्ट बी पॉजिटिव एंड 200 माइनस 70 मस्ट बी पॉजिटिव। तो 40 ग्रेटर देन 100 एंड 70 लेस देन 200। तो t ग्रेटर देन 25 एंड t लेस देन 200 अपॉन 7 कितना होता है यार? तो नहीं, 14 6 60 56। 28.5। हाँ चलो ये कर लो। तो 25 से बड़ा और इससे छोटा, और t आपको ये भी पता है कि इंटीजर है, तो t क्या ले लेना चाहिए, 26 27 और 28, t ये हो सकता है बच्चों। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो केस फर्स्ट लेते हैं, इफ t इक्वल टू 26। यहीं पर ले लेते हैं यार, केस फर्स्ट। अगर आप t इक्वल टू 26 लेते हो तो x कितना मिलेगा, फोर। -100 26 इंटू 4 104, तो 4, और y 200 माइनस 7 इंटू 26। करो यार, थोड़ा बात जितनी करनी है बता दो भाई, मैं तो सीधे लिख रहा हूँ। सर 18। 18। पता नहीं भाई, मैं तो तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, 18 ही होगा फिर। ठीक बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड 100 लिखा था ना हमने, यस सर। तो x और y 22 हो गए, 18 और 4 22, तो 22 का मतलब 20 तो हुआ 80, 78। यस सर। ठीक। केस सेकंड, अगर आप t 27 ले लें तो अब फिर बताओ यार मुझे, x और y और z आप ही लोग बताओ भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा। सर x 8 y 11। x कितना 8, सर 8। y 11 यस सर। और z बाकी 19 हो गए, तो 81 ना। बाकी लोग भी देखते रहना भाई, कैलकुलेशन किसी एक का ठेका नहीं है, ये तो क्लास है, सभी को करना चाहिए। अब t अगर 28 ले लें तो x y और z यहाँ भी बता दो यार। X 12। x 12। ठीक। और लोग ये भी बताना सही है गलत है। हम्म
Y4, तो 16 हो गए ना, तो 84 होगा फिर। यस सर। तो 3 सॉल्यूशन आ गए इसके, देखिए आप, ये तीनों कॉम्बिनेशन 2.4 में नहीं, मतलब ये तो वो था, इन्होंने ये वो था इसमें सॉल्व एग्जाम्पल था, लेकिन इन्होंने पूरा सॉल्व किया नहीं किया है। 4 18 78, 8 11 81, 12 4 84। ठीक बच्चों, आपको 3 वेरिएबल में भी सॉल्व करना आ गया अच्छी तरह से ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? यस सर। ठीक, किसी को ये दोबारा दिखाना है, समझाना है कहीं तो बोलिएगा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, और अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आप 100% श्योर हैं कि भाई यही 3 सॉल्यूशन है। जबकि बच्चों जो मैंने सवाल पूछा था और आप लोगों ने किया वो ट्रायल एरर था, आपको नहीं पता दूसरा सॉल्यूशन उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैथ्स आपको श्योर करती है, एश्योर करती है कि भाई अब इसमें यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुक्केबाजी नहीं है, लॉजिकली आप सोच रहे हैं, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, बस हो गया। जितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं सब मिल गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो लीनियर डाइफेंटाइन का बहुत बड़ा रोल है। डाइफेंटस के बारे में बच्चों पूरी जानकारी बहुत ज्यादा है नहीं, मैंने भी कहीं गूगल से पढ़ने की कोशिश नहीं की, पर इतना मालूम है कि शायद अलेक्जेंड्रिया में रहते थे। किसी तो मालूम है अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? अरे क्लास में इतने लोग बैठे हो, किसी ने सुना है अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? या मोबाइल उठा के गूगल पे लग गए हो? सर इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट के बारे में मालूम है, श्योर है ना आप? या आपने सर अनुमान? गूगल सर्च किया। ठीक है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। इजिप्ट में भी बेटा मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, फिर जब तुमने इजिप्ट बोल ही दिया है तो। ये स्वेज कैनाल है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। इजिप्ट में यहां पर है कि यहां पर है? क्योंकि कैनाल तो बीच में ही होगी, तो कैनाल के ए एंड पे है कि बी एंड पे है अलेक्जेंड्रिया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ए पर है। सुनिए प्लीज, आपने सिकंदर का नाम सुना है? Yes, sir. सिकंदर को महान कहा जाता है। बच्चों सोचो, एक ग्रीस, यूनान जिसको आज ग्रीस बोलते हैं, यूनान से, वहां से एक नौजवान शासक उठता है, पूरी दुनिया जीतने की सोचता है, पैदल ग्रीस से अपनी पूरी आर्मी के साथ लड़ता लड़ता भारत तक पहुंचता है। भारत में पेशावर जहां पाकिस्तान है, उस एरिया में आपने सुना होगा राजा पुरु और सिकंदर की लड़ाई का। कि सिकंदर जीतता है लेकिन पुरु को हरा तो देता है, लेकिन पुरु को पूरा राजकाज वापस भी सौंप देता है। सुना है नहीं ऐसा? कोई अता पता नहीं इस जनरेशन का। अच्छा, फिर वो भारत में आगे बढ़ता है, और बिहार जहां है वहां नंद राजा का साम्राज्य था, ये मालूम है या नहीं? नंद साम्राज्य। Yes, ऑब्वियस है, sir. तुम्हारे जवाब बता ही रहे हैं कि अधिकतरों ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। 32 साल की एज में यहां तक आते आते 12 साल बीत चुके थे लगभग, घर से चले हुए। उस दौर में सोचिए बच्चों, पूरी फौज के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, और 32 साल में इतना कर दिया उसने कि 12 साल से उसके सेना के जो लोग बचे हैं, कमांडर भी सैनिक भी थक गए थे। उन्होंने कहा हद हो गई, लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच गए, अब हम घर जा रहे हैं, 12 साल हो गए हमको, हम लोग घर जाना चाह रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे हम।
और दूसरा, नंद साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, ये फैक्टर भी था। तो भारत में वो वापस लौटते हैं गुजरात से, गुजरात तक पहुंचते हैं और वहां से अरब सागर होते हुए समुद्र के किनारे किनारे नाव से वापस जा रहे होते हैं कि भाई जमीन के रास्ते तो बहुत टाइम लग जाएगा, नावों से वापस चलते हैं पानी के रास्ते। अब दुनिया के बारे में तब ज्यादा मालूम तो था नहीं, तो ये था कि भाई समुद्र के ज्यादा दूर मत जाओ, किनारे किनारे चलते रहो। चलते चलते यहाँ पहुंचे, यहाँ से ये मालूम था, तब स्वेज कैनाल नहीं थी, ये मालूम था कि इस बीच वाले हिस्से में पैदल चलेंगे, यहाँ से फिर मेडिटेरियन सी, फिर है भूमध्य सागर। यहां तक आते आते, ये कैनाल नहीं है, जमीन है तब, यहां तक आते आते वो रास्ते में कई बार बहुत नाव में बुरी तरह भीग चुक रहे थे सब लोग। तो सिकंदर को बहुत बुखार भी आया, उसको अलेक्जेंडर कहते थे। सिकंदर तो हमारे यहाँ वालों ने हिंदी में नाम रखा। और यहाँ तक आते आते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि यहीं पर उसकी डेथ हो गई, वो वापस नहीं लौट पाया। और यहीं पर आपने ये भी सुना होगा कि तब लास्ट में उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी की उसने। 32 साल की एज में तो डेथ हो गई, 32 साल में उसने दुनिया में इतना तहलका मचा रखा। तो उसने तब लास्ट में कहा कि मुझे वाकई अफसोस है, मैंने बहुत गलत किया, कोई लोगों को मारने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। तो अब ऐसा है, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, और ताकि लोगों को ये महसूस हो जाए कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं जीता है, खाली हाथ ही लौटा है, वो भी कुछ नहीं ले गया अपने साथ। तो बच्चों, इस शहर का नाम यहाँ पर जो मेडिटेरियन सिटी पोर्ट भी है, यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया है। एक तरफ पोर्ट सईद है और एक तरफ अलेक्जेंड्रिया है। ये नाम अलेक्जेंडर के नाम पे है। अलेक्जेंडर का यहाँ से वैसा कोई लेना देना नहीं है, वो तो ग्रीस का था, यूनान का था। डायफेंटाइस यहाँ रहते थे, इतना मालूम है, इन्होंने ये शुरुआती काम किया है। ये जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते, तो मुझे लगता है मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से सीखते वो लोग। पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं वहां। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एमएससी लाइट नहीं है, ये 10th 12th तक पढ़ा दिया जाना चाहिए था सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ GCD of AB equal to 1, और यहां पर A और B नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, देन प्रूव दैट the equation AX minus BY equal to C has infinitely many solution in positive integers. कैसे करेंगे? क्या इसको सोच पा रहे हैं? ए और बी का GCD 1 है, ए और बी नेचुरल नंबर है, तो ये इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे पॉजिटिव इंटीजर में। Since GCD of AB equal to 1 which always divides C, this implies system has a solution. ये तो क्लियर है ना? Yes, sir. Let X naught Y naught मान लेते हैं be a particular solution. Then AX naught minus BY naught equal to C.
टू वैसे हो गया। नाउ एक्स क्या होगा सॉल्यूशन? एक्स नॉट प्लस बी अपॉन डी था, बी की जो क्या है यहाँ पर? नहीं, वाई नॉट था माइनस ए अपॉन डी टी, ऐसा ही है। Yes, sir. तो इसमें दिक्कत क्या है? आप एक बात सोचिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? y इक्वल टू वाई नॉट माइनस म्यू टाइम्स टी, क्योंकि जो जीसी डी है, अरे डी तो 1 है यार, यहाँ इतना लेने की जरूरत ही क्या है? आपको पहले ही रिलेटिवली प्राइम बोल रखा है, तो डी टी जो 1 लिख देना चाहिए था मैंने, सॉरी। एक्स नॉट माइनस बी टी, ये तो और बढ़िया हो गया, वाई नॉट माइनस ए टी एज डी इक्वल टू 1, जी सी डी ए बी, और टी आपका इंटीजर है। तो अब आप ये बताइए, आप नेगेटिव इंटीजर्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ला सकते हैं या नहीं? बच्चों, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। अब तो आपको ए और बी इंटीजर हैं, टी भी इंटीजर है, ओवरऑल ये हमेशा इंटीजर है या नहीं है? यस सर। टी जिस समय अगर आप टी को नेगेटिव इंटीजर से इंट्रोड्यूस कर देंगे, टी नेगेटिव है, यहां पर रखे, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स नॉट कितना ही बड़ा हो, ये क्वांटिटी उससे बड़ी एक दौर के बाद बनाई जा सकती है और उससे आगे इनफाइनाइट वैल्यूज में चलेगी। तो इसके एक्स और वाई जो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, सोच पा रहे हैं या नहीं? अरे एक्स नॉट वाई नॉट मान लो बहुत बड़े नंबर है, मान लो समझो बात को, एक्स नॉट मान लो 1 करोड़ है, 10 टू द पावर 40 है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, बी टी। अब मुझे ये बताओ, टी मैंने नेगेटिव इंटीजर लेना है, क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ कि नेगेटिव इंटीजर में लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, ओवरऑल क्वांटिटी और बड़ी हो जाए, पॉजिटिव आ जाए? नहीं सोच पा रहे। अरे भाई अब बताओ, मैं टी क्या लूं, बी भी कुछ ले लो यार, जो मर्जी लेना हो, बी को 5 ले लिया मैंने। अब बताइए टी की कितनी वैल्यू ले सकता हूं मैं कि पॉजिटिव आ जाए इंटीजर में? ले सकता हूं या नहीं, ये बताओ। यस सर, टी जीरो ले इनफाइनाइट लूं तो, वैल्यू। टी जीरो ले लूं तो पॉजिटिव आएगा इट्स? अब भी पॉजिटिव आएगा। यस सर। टी -1 लूं तो सर पॉजिटिव आएगा। -2 -3, मतलब टी कोई भी नेगेटिव ले रहा हूं मैं, तो ये इनफाइनाइट आएंगी या नहीं वैल्यूज? Yes, sir. यस सर। यही काम वाई के लिए भी सोच सकता हूं मैं। यस सर। क्या पूछा है इस सवाल में, जरा गौर करिए ना। जीसीडी ऑफ ए बी 1 है और ए और बी नेचुरल नंबर है, then prove that the equation this has infinitely many solutions in positive integer। तो पॉजिटिव इंटीजर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, आप नेगेटिव में भी दे सकते हैं, सोचा जा सकता है।
ठीक है, अब अगर टी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे आप वैल्यू, टी क्या ले लें, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होते जाएगी या नहीं? देखिए बीटी और एटी वाली यस सर। बड़ा था, Yes, तो sir. ओवरऑल हाँ, तो नेगेटिव में भी इनफाइनाइट मिल सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये बात लिखनी है कि टी अगर आप नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, कि पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। अब पॉजिटिव भी पूछा था इसलिए मैंने पहले वही समझा। अरे भाई समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों लीनियर डाइफेंटाइन में कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। असली जो परेशानी आएगी वो लीनियर की जो क्वाड्रेटिक डाइफेंटाइन में दिक्कत करेंगे। अगर मैं ऐसा ले लूं तो सी या सी स्क्वायर तो दिक्कत आएगी, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बढ़ाना शुरू करूं तो अभी हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस के भी आएंगे सॉल्यूशन, और कॉन्ग्रुएंट पढ़ाना जरूरी है इसके लिए। कॉन्ग्रुएंट बहुत यूजफुल चीज है। इवन मैंने तो जब आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाया था, 12th वाले आईआईटी जेई के लिए, तो उन्हें भी सिखाया, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है, इतने की पावर इतना, तो वो छोटे छोटे 2-2 3-3 स्टेप में हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट की मदद से। तो मैंने 12वीं को भी पढ़ाया, मेरा मतलब ये है कहने का। लेकिन वो बाद में, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम प्राइम नंबर्स पे बातचीत करेंगे। प्राइम नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर थ्योरी सिस्टम में प्राइम नंबर ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक्चुअल में। पहले प्राइम नंबर समझेंगे आप, तब आगे काम होगा। तो आज इतना ही करते हैं। मैं जरा नीचे ऑफिस में काम है, तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं ले पाऊंगा आज, और मंडे मैं आपको बता दूंगा, संडे तक मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक, किसी को कुछ कहना है बोलिए।